आंसू के साथ बढ़ते जाना है। योग का शरीर, मन, आत्मा में जो प्रभाव होता है, से ध्यान की अवस्था में हमारा निरंतर विकास होता जाता है। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए। योग से जाए। राज से राज से योगी के इस सुंदर से अवसर पर मैं सत्संग जो सामान्य जनता के लिए संदेश दिए, अष्टांग योग के माध्यम से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि अपने जीवन को यम से शुरू करके समाधि तक पहुंचाने का मार्ग बताए। बसों के साथ बने रहे। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान। आंसू को प्रत्यय बनाते हुए
सारी करते जाते हैं फ्रेंड्स। जब हम सांस ले रहे हैं तो अपने नाभि के एरिया को फील करें। जब हम सांस छोड़ रहे हैं वापस अपने नाभि के एरिया को पेट के सारे बाहर और अंदर हाथ महसूस होने लगते हैं। योग के माध्यम से हम धीरे धीरे एकाग्रता को प्राप्त करते हैं। हम शरीर को स्वस्थ करते जा रहे हैं। हम अपने मन को स्वस्थ करते जा रहे हैं। और ध्यान की यही गहराई को प्राप्त करते हुए समाधि की उच्च अवस्था पर पहुंचना है फ्रेंड्स। जहाँ पे हम है ही नहीं। स्वरूप शून्यम समाधि। अपनी इसी उच्च अवस्था का आनंद लेते हुए ध्यान की गहराइयों से वापस आएंगे फ्रेंड्स। ऐसे ही बहुत सारे संत, ऋषि मुनि, ज्ञानी, विद्वान हमारे जीवन में आए तो हमें योग का रास्ता दिखाया। सभी संत महात्माओं का धन्यवाद।
फिर से धन्यवाद के भाव के साथ अपनी इसी उच्च अवस्था का स्वीकार करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं संयुक्तस्य न च वेदति योपाकरोति प्रवरं मुनीनां योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलनाथोऽस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलनाथोऽस्मि। पूरब करते हुए प्राप्त हुई इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे आंखों को खोलें और बंद करते हुए 5 4 3 2 1। सभी का धन्यवाद, अपने शरीर मन आत्मा का धन्यवाद, सभी पेड़ पौधे पशु पक्षियों का धन्यवाद, पिता का धन्यवाद, ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हुए इस मंच से वापस जुड़ जाएंगे फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। तो आज हमारा इंटरनेशनल योग डे है, तो आप सभी को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसी के साथ आज हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ योग। तो योग के बारे में सभी को पता है फ्रेंड्स, और आज स्पेशल डे है, तो उस स्पेशल डे पर हम एक स्पेशल टॉपिक पर ही चर्चा करते हैं कि क्या है साइकोलॉजी ऑफ योग। योग के बारे में सभी को पता है फ्रेंड्स, योग हर कोई लोग करता है, और आज इतना अवेयरनेस का समय है कि इस टाइम पे लोग हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं, इतनी बीमारियां भी बढ़ रही है और डेथ भी बीमारियों की वजह से हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन परिबल है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। तो योग के माध्यम से लोग जुड़ भी रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को सुधार भी रहे हैं। तो ये योग क्या है, इसके बारे में बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है फ्रेंड्स कि मैंने खुद ने योग पे अपना रिसर्च भी किया है, और योग के रिलेटेड में अपने खुद के नॉलेज को भी बढ़ाती जा रही हूँ। तो योग साइकोलॉजी के बारे में आज हम समझेंगे कि क्या एक्चुअल में योग की साइकोलॉजी है, और इसको समझते हुए हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी को इस बारे में मैं अपने माध्यम से बताने की कोशिश करूँ। बाकी सब चीज़ें अवेलेबल है फ्रेंड्स। बाकी जो भी आप ज़्यादा उसमें कोशिश करेंगे नॉलेज लेने की, तो आपको और भी नॉलेज मिलता जाएगा। तो यस फ्रेंड्स, ये मेरी पीपीटी विजिबल है रचना जी, वंदना जी? यस। ओके। तो ये जो है हमारे मिरेकल माइंड भारत की तरफ से हम आज का ये टॉपिक कवर अप कर रहे हैं, साइकोलॉजी ऑफ योग, क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ योग है। अभी तो पीपीटी नहीं दिख रहा है। अभी नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही। एक मिनट, आप दिख रहे हैं पर पीपीटी नहीं आ रही है। एक मिनट, एक मिनट। अभी आई थिंक हाँ अब आ गया, साइकोलॉजी ऑफ योग। यस, ओके। तो इस पीपीटी के माध्यम से हम फ्रेंड्स समझने की कोशिश करते हैं कि योग से रिलेटेड हमें क्या क्या मिथ्स है। हमारी बहुत सारी ऐसी मिथ होती है कि योग करने से हमें
फायदे के बदले नुकसान होगा। मतलब आज अभी तो इस सिचुएशन में लोग ऐसा नहीं सोचते, पर एक मिड टाइम था जहाँ पे लोग ऐसा सोचते थे कि शरीर में कहीं पे जकड़न हो गई, सूजन हो गई, तो ये योग ही का कारण है, योग के ही कारण से मुझे ये हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते भी हैं कि जो 2-3 दिन आए तो उनको कहीं पे पेन होना स्टार्ट हो गया, तो वो ऐसा समझते हैं कि योग की वजह से मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया है, तो इसीलिए मुझे योग नहीं करना चाहिए। ऐसा करके वो अपने आप को योग से अलग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे मिथ्स हैं योग के, क्योंकि योग करने से ज़्यादातर पहले हम शरीर के साथ योग करते हैं, शरीर के बाद ही मन तक योग पहुँचता है। तो शरीर के माध्यम से अगर हम योग कर रहे हैं तभी थोड़ा पेन होना स्टार्ट होगा, तो ये कोई भी गलत बात नहीं है, ये होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि हमने आज तक हमारे शरीर पर काम ही नहीं किया। तो जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, वो नाड़ियाँ ऐसी की ऐसी ब्लॉकेज में थी। तो वो धीरे-धीरे थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश कर रही है, रिलीज़ होती जा रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा पेन होना सबके शरीर में होता है, तो उस माध्यम से लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे योग से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये डायरेक्ट साइकोलॉजी पर इफ़ेक्ट करता है। अब हमारी मन की अवस्था पर योग इफ़ेक्ट करता है, तो वो कैसे? तो इसको हम समझेंगे इंट्रोडक्शन के माध्यम से, और साइकोलॉजी ऑफ योग क्या है, उसको इंक्लूड करते हुए हम समझेंगे कि वो कैसे इम्प्रूव करते हैं, इसका ग्रोथ कैसे होता है। और बहुत सारे ऐसे योग के साइंटिस्ट रहे जिन्होंने अपना विज़डम दिया, डिफरेंट योग के आसनों के माध्यम से भी हमें ये पता चलता है, और हमारा लास्ट मकसद क्या है योग को करने का, उसके बारे में भी हमें ये पता चलता है। तो यस फ्रेंड्स, तो सभी को पता ही है, और मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक अवेयरनेस के माध्यम से ही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी तक हमने जो समझा था कि व्हाट इज योग, योग क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला ये स्पेलिंग आता है। यस, कोई बोलना चाहता है? मेरी आवाज क्लियर है? जी कपिला जी, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो व्हाट इज योग, ये वाई ओ जी ए है। तो वाई ओ जी ए का ही पहले तो हम विस्तार विस्तार से समझे कि इसको लोग योगा बोलते हैं। तो एक्चुअली इसको योगा नहीं बोला जाता है, योगी बोला जाता है। जैसे कृष्णा, तो कृष्णा तो हम कृष्णा बोलते हैं, बाकी ये कृष्ण ही है। अर्जुना, तो अर्जुना हम बोलने के माध्यम से इसको बोलते हैं, क्योंकि ये फॉरेन के लोग जो है वो समझ नहीं पाते थे, तो वो अर्जुना बोलते थे, तो हमने भी बोलना स्टार्ट कर दिया। ऐसा ही सेम ये है योगा, वो योगा बोलते थे, तो हमने इसका स्पेलिंग भी ऐसा योगा कर दिया, पर इसको योगा स्पेलिंग जो भी है, हमें इसको योग ही बोलना है। तो योग मीन्स क्या होता है? फिजिकल, मेंटल और इमोशनल प्रैक्टिस जो है, तो उसका एम क्या होता है? हमारे माइंड का जो भी विटनेस कॉन्शियसनेस है, वहां पे हमारा माइंड डिटेच हो जाना चाहिए। तो ये हमारा एक्चुअल योग का मीनिंग है कि जहां से हम अपनी अवेयरनेस को हटाते हुए जो भी देख रहे हैं उसको ही एक ऑब्जर्वेशन के माध्यम से देखना है, कि हम दृष्टा हो गए। हमारा जो पर्पस था कि हम योग करके क्या पाना चाहते हैं, तो वो पाने पे हमारा एम नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ योग करना चाहिए और दृष्टा हो जाना है। ऑटोमेटिकली जो भी मिलेगा वो बाय प्रोडक्ट होगा। तो इस मीनिंग को समझते हुए अगर हम योग कर रहे हैं, तब हमें योग का पूर्ण फायदा होगा। तो ये बताया किसने फ्रेंड्स? तो योग सूत्रा के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने ये सब कुछ बताया। जो महर्षि पतंजलि थे, वो शेषनाग के अवतार माने जाते थे, और नागकुल के अवतार होने की वजह से उनका जो जन्म था ईस्वी सन बीसी में, मतलब आज से समझ लीजिए 2500-2600 साल पहले की बात है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ ऐसा माना जाता था। तो इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। उनकी एग्जैक्ट उम्र का कोई भी जिक्र नहीं है, उनके बारे में बहुत ही कम बताया गया है, पर उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन देने के लिए जो रचनाएँ अवेलेबल करवाई, यही एक ज़रिया था कि जिनके माध्यम से हमें पता चला कि ये महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित है। तो महर्षि पतंजलि को योग का आदि गुरु भी कहा जाता है, जिनके माध्यम से योग के बारे में सभी को जन-जन तक पता चला। तो एक माइथोलॉजिकल स्टोरी थी फ्रेंड्स कि जब नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कोई अलग तरीके की बीमारी से ग्रसित है। मतलब ये बीमारी क्या है कि लोग गुस्सा कर रहे हैं, लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, लोग किसी को मारने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं, मतलब अलग तरीके की यहाँ पे सीन क्रिएट हो रहा है, और एक सिचुएशन अलग ही हो रही है।
तो ये इनको समझ में नहीं आया। तो वो भ्रमण करते-करते फिर आ गए विष्णु जी के पास। तो नारायण, नारायण करके नारायण से बात करते हैं, विष्णु जी से बात करते हैं कि प्रभु आपने तो पृथ्वी पर रोग को ठीक करने के लिए महर्षि धन्वंतरी को भेजा था। धन्वंतरी को भेजने के बाद उन्होंने आयुर्वेद का सबको प्रचार-प्रसार करते हुए माहितीगार करवाया और उनके माध्यम से रोग भी कम हो गए। तो ये रोग जो थे वो शरीर के रोग थे, पर अभी तो मुझे कुछ और ही लग रहा है पृथ्वी पर। ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। लग तो रोग ही रहे हैं, तो उसको कैसे समझाया जाए प्रभु? क्योंकि धन्वंतरी ने जितना कुछ किया उसके माध्यम से तो शरीर की पीड़ाएँ तो दूर होने वाली थी। तो इससे अलग तरीके का अभी कुछ मुझे दिख रहा है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है? इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए प्रभु? ऐसा करके वो बता रहे हैं विष्णु जी को कि इस तरीके से मुझे समझ में आ रहा है कि धन्वंतरी ने जो भी किया उसके अलावा अलग तरीके के रोग लोगों में पाए जा रहे हैं। तो फिर विष्णु जी सुनते हैं और सभी बातों को समझते हुए कहते हैं कि जो इस शेषनाग की सैया पे वो है, वहां से एक शेषनाग को पृथ्वी पर छोड़ते हैं। तो पृथ्वी पर छोड़ने के बाद वो शेषनाग जो नागकुल के अवतार है, महर्षि पतंजलि है, द फादर ऑफ योगा उनको कहा जाता है। तो ये नाग कुल के अवतार माने गए हैं और शेषनाग पर ही उनका ये वास रहता है, ऐसा उनके माध्यम से हमें पता चला, क्योंकि उनके बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनमें उनकी थोड़ी सी माहिती अवेलेबल है, तो उसके बारे में हम जान सकते हैं। ये योग का मंत्र उन्होंने बताया, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा। योग से चित्त का आप शुद्धि करो, पदेन वाचा, व्याकरण से अपनी वाणी की शुद्धि करो, मलम शरीरस्य च वेदकेन, तो आप अपने शरीर के मल को भी दूर कर सकते हैं। योपाव करो तो प्रवरम मुनि नाम, तो ऐसा बहुत सारा कार्य किसने किया है? महर्षि पतंजलि ने, मुनि पतंजलि ने। तो प्रांजला न तोस्मी, तो उसको मैं नमन करती हूँ, उसको मैं वंदन करती हूँ, उसको अंजलि अर्पण करती हूँ। ऐसा करके महर्षि पतंजलि के माध्यम से जो ये योगासन मंत्र मिला है उसके बारे में समझाते हैं। तो ये योग के बारे में हमने जाना, अभी हम साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो साइकोलॉजी को आज तक सभी लोगों ने समझा कि माइंड के ऊपर काम करता है, वो साइकोलॉजी है। तो यस फ्रेंड्स, यही माइंड के ऊपर काम करते हुए हमारी फीलिंग्स, थॉट के ऊपर भी उनका इफेक्ट रहता है और हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड पर भी इसका बहुत सारा, क्योंकि साइकोलॉजी को अल्टीमेटली कहा यही जाता है कि मन का विज्ञान। तो मन में एक कॉन्शियस माइंड होता है, माइंड को अगर समझे, जो माइंड जो है, ब्रेन जो है हार्डवेयर है और उसका जो अंदर का माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसमें कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड जो छुपे हुए हैं, तो उसके बारे में पूरा साइकोलॉजी बताता है। तो योग को जानने के बाद अगर हमने साइकोलॉजी को जान लिया, तो ये योग पूरा साइकोलॉजी पर इफेक्ट करता है, हमारे मन पर इफेक्ट करता है, हमारी फीलिंग्स, हमारी थॉट्स, हमारे पूरे इमोशनों पर इफेक्ट करता है और अल्टीमेटली हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट करता है। तो ये साइकोलॉजी हमें योग के साथ समझने की जरूरत है फ्रेंड्स। और ये जो बताया था यहाँ पे मॉडर्न साइंटिस्ट जो है सिगमंड फ्रॉइड, इन्होंने बताया था कि किस तरीके से इंसान के जो शरीर होते हैं उसमें मन के भी डिवीजन होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में उनकी रिसर्च में पता चला, क्योंकि वो 19वीं सेंचुरी के एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट रहे, बहुत ही मतलब फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया मन के ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। उसके बाद उनके जो एक शिष्य थे कार्ल युंग, उन्होंने भी बहुत सारा उस पर रिसर्च किया। तो ये जो दोनों मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनके बारे में यहाँ पे हमने थोड़ा जिक्र किया है। ये कार्ल युंग तो बहुत ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर काम करके आगे ध्यान की अवस्था में लोग कैसे जाए उसके ऊपर बहुत काम किया उन्होंने, उनका रिसर्च अवेलेबल है और उन्होंने फिर बहुत ही सुंदर वे पे सबकॉन्शियस माइंड की बात करी है। तो ये जब उन्होंने फ्रूड के साथ काम किया था और उसके बाद उन्होंने खुद की एक जंगियन थ्योरी लॉन्च की थी जिसमें अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड की बात है। तो काल को समझते हुए फ्रेंड्स अगर आगे बढ़ेंगे हम, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है, उनकी बहुत सी बुक्स भी अवेलेबल है। तो हमें इनको पढ़ना चाहिए और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में भी समझना चाहिए। आज हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, तो ग्रुप मेडिटेशन अल्टीमेटली क्या है? ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। तो उसको समझते हुए हमें ये योग साइकोलॉजी को समझना है फ्रेंड्स। यस, अभी जो है
योगिक साइकोलॉजी एक्चुअली कैसे असर करती है, तो वो कैसे असर करती है, कैसे इफेक्ट करती है, हमारे ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच पर इफेक्ट करती है। हमारा पूरा जो ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ जो है, हमारे बॉडी माइंड एंड सोल पर ये पूरी साइकोलॉजी ऑफ योग इफेक्ट करता है। तो इसको समझते हुए बहुत ही सारी रिसर्च अवेलेबल है फ्रेंड्स, मन के बारे में, न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में, पीएनआई के बारे में। और इस रिसर्च को समझते हुए अगर हमने योग किया तो योग का बहुत बेनिफिट डायरेक्ट मन पर इफेक्ट करता है। और इनके द्वारा जो बहुत सारे ये डिजीज है, क्योंकि मेरा काम रहता है इसमें, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं उनको इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको बहुत सारे अल्टरनेटिव थेरापीज, जिसमें मैं योग को भी इंक्लूड करती हूँ, और योग के माध्यम से बहुत सारे पेशेंट्स हील हुए हैं। तो उसको कंटिन्यूअसली करने से उनको बेनिफिट रहता है। डिप्रेशन वाले पेशेंट जो होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट होते हैं, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, ये तो बहुत ही अच्छे से और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये क्योर हो जाते हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम यहाँ पे रहता है स्किज़ोफ्रेनिया में, बाइपोलर में बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। ये ऑटिज्म के पेशेंट तो थोड़े ही मतलब कवर अप होते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताती हूँ। बाकी हर लोगों ने अलग अलग उनके ऊपर काम किया होगा, तो उनको बहुत ज्यादा और पता होगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताती हूँ कि मुझे रिजल्ट यहाँ पे बहुत मिला, इस एरिया पे मुझे बहुत रिजल्ट मिला, तो उसको मैं करते हुए सभी लोगों को रिकमेंड भी करती हूँ। और बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ लोग अपने आप के डिपेंडेंट नहीं रहते और खुद की इंडिपेंडेंसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर है उसके बारे में भी हमें समझना है कि ओसीडी वाले जो पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बार बार हाथ धोते रहते हैं, बार बार कोई ना कोई चीज उसको मतलब करनी ही चाहिए। कोई पोछा लगा रहा है तो उनको पोछा ही बार बार लगा रहा है, अपने हाथ गंदे हैं तो बार बार हाथ को गंदे ही करने, गंदे ही है तो ऐसे साफ ही करते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर है। ये पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है कि कोई ट्रोमा उनके ऊपर आ गया तो उसके बाद वो उसको भूलते नहीं है, वो बार बार उसी को ही रिकॉल किए जाते हैं और उनके दिमाग से नहीं जाता। ऐसी दिमाग की जो भी परेशानियां, दिमाग के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन जिसकी शुरुआत हुई है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट को हम क्योर करते हैं। और उनके माध्यम से हमें योग की रिसर्च का भी पता चलता है, और जो महर्षि पतंजलि ने सच में बताया, क्योंकि महर्षि पतंजलि जो कह रहे थे उनके पतंजलि योग सूत्र में, वहां पे ये क्लियरली बताया गया है कि योग का जो ये विज्ञान है, मनोचिकित्सकों के लिए बहुत ही फायदे कारक विज्ञान है। तो इसको मन की जो त्रुटियां है, मन के जो भी रोग है उसके लिए यूज करना चाहिए। तो ये महर्षि पतंजलि द्वारा बताया गया है फ्रेंड्स। तो इसके हम बेनिफिट को समझेंगे, और इसके माध्यम से जो भी हमारे लिए यूजफुल होगा उसको हम समझते जाएंगे। तो इनके जो 4 चैप्टर्स ऑन फ्रीडम, मुक्ति के 4 सोपान, जो ये बुक है बिहार स्कूल ऑफ योग की, वहां पे महर्षि पतंजलि ने 4 पादों का वर्णन किया है। जैसे भगवत गीता में अध्याय होते हैं, यहाँ पे योग सूत्र में भी अध्याय है, उसको पाद कहा गया है। तो 4 अध्याय है, 4 पाद है। तो सबसे पहला जो है समाधि पाद है। तो समाधि पाद के बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया कि इसमें 51 सूत्र है, और उसमें समाधि एंड संस्कार के बारे में बात है, एंड 9 ऑब्स्टेकल ऑफ योगा। जो योग के 9 ऑब्स्टेकल्स है, कौन कौन से है उसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो ये वो बता रहे हैं। फिर साधन पाद है, कौन सी साधना, कौन से साधन जो होते हैं उनके माध्यम से हमें योग की प्राप्ति होती है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे अष्टांग योग की बात है कि अष्टांग योग किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं, यम कैसे हेल्प करते हैं, नियम कैसे हेल्प करते हैं, तो उसके बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि क्रिया योग क्या है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, वो क्रिया योग है। तो फ्रेंड्स, हमने रिसेंटली बुक कंप्लीट की परमहंस योगानंद जी की, जहाँ पे क्रिया योग के बारे में बहुत ही विस्तार से वो फैलावा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं फॉरेन की कंट्रीज में, यूएस में, कैलिफोर्निया में, कनाडा में, सिडनी में। तो हर जगह पे उन्होंने प्रचार प्रसार किया और क्रिया योग को पूरे विश्व लेवल तक वो ले गए थे। तो यही क्रिया योग की बात महर्षि पतंजलि कहते हैं, और उन्होंने भी महर्षि पतंजलि का बुक में भी जिक्र किया है। और उसके बाद या साधन पाथ से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या गोल है हमारा साधन पाथ के बाद, लीडिंग टू द यूनियन, हमें फिर यूनियन में रहना है और यूनियन में ही आगे बढ़ते जाना है, लीड करना है अपने आप को, और इस यूनियन को फॉलो करते हुए हम विभूति तक पहुंचेंगे। अगर हमने कॉन्शियस लीडिंग कर लिया हमारे मन का, हम यूनियन में आ गए शरीर से मन तक, तो शरीर से मन तक यूनियन में आने के बाद हमारी विभूति स्टार्ट हो जाएगी। विभूति मतलब क्या, एक सिद्धियां, जो सिद्धियां प्राप्त होती है हर
हर एक साधक को प्राप्त होती है फ्रेंड्स, पर वो ध्यान की एक उच्चतर अवस्था है। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ही ग्रोथ लेवल पर काम करना होता है। तो ये ग्रोथ लेवल पर काम करने की जो बात है महर्षि पतंजलि ने यम नियम के माध्यम से बताई है, तो इसको भी हम समझेंगे। और ये है केवल्यपाद, लास्ट का जो है अध्याय वो है केवल्यपाद, जहाँ पे 34 सूत्रों का उन्होंने जिक्र किया है। और यहाँ से क्या मिलता है हमें, तो कि पावर ऑफ चित्ता और त्रिगुणास और लिबरेशन, यहाँ पे फ्रीडम की बात आती है। केवल ये कब प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति कब होती है, उसके बारे में पूरा वर्णन यहाँ पे बताया गया है। सबीज समाधि, निर्बीज समाधि के बारे में, धर्मेग समाधि के बारे में केवल ये पाद में बताया गया है। और हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, लिबरेशन है। तो उनके बारे में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये यम नियम की बात है, 8 लिम्स ऑफ योगा। उन्होंने 8 लिम्स ऑफ योगा में क्या क्या बताया, यम बताया, फिर उसके बाद उन्होंने नियम बताए, फिर आसना 3rd नंबर का जो है आसना, फिर प्राणायाम 4th नंबर का, फिर जो है प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। इन सभी के माध्यम से महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि इसको पहले सिद्ध करना है आपको, यम को और नियम को। आपको खुद को जो भी करना है इन दोनों माध्यम के साथ करते हुए ही आप आसनों को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे ही डायरेक्ट हम आसन करते हैं तो ये यम नियम के बिना तो हमें उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो एक्यूरेट जो बेनिफिट होता है, एक्चुअल जो बेनिफिट होता है वो अच्छे से नहीं मिल पाता। तो यम नियम का पालन करना चाहिए। तो यम नियम क्या है, वहां पे महर्षि पतंजलि बताते हैं कि यम क्या है। तो यम जो है ये है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये सारे जो है यम है। इसमें अपरिग्रह क्या है, तो बहुत ज्यादा चीजों का किसी को संग्रह करने की आदत होती है, तो चीजों का भी तो संग्रह करते हैं और मन में भी बहुत सारी बातों को घुसाए रखते हैं। तो मन में भी बहुत सारी चीजें मैल बन के, मल बन के जमा हो चुके हैं, तो उसको हमें डिटॉक्स करना चाहिए। तो ऐसी बात की गई है कि अपरिग्रह करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम यम को सिद्ध कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य, फिर अस्तेय। अस्तेय का मतलब ये है कि किसी की चीजों को चोरी न करना, किसी के विचारों को भी चोरी न करना, किसी के माध्यम से जो ग्रहण किया हुआ है, मिला हुआ है, उनका ऑलवेज धन्यवाद करना। मतलब अस्तेय क्या है, चोरी न करना, एक मीनिंग उसका यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने बताया। तो उसके माध्यम से ही हम पूरे यम को सर कर पाएंगे, हम अपने जीवन में उतार पाएंगे। अहिंसा मेन पॉइंट ये है, सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि अहिंसा सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि किसी पशु को, किसी पक्षी को, किसी और को मार दिया, किसी की हत्या कर दी, मतलब अहिंसा। बट यहाँ पे महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि मन से भी किसी की हिंसा न करो, मन से भी किसी को हर्ट न करो, तो ये है अहिंसा। तो ऐसी अहिंसा का यम में महत्व बताया गया है। फिर दूसरा जो पार्ट है वो है नियम। तो नियम के माध्यम से महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि क्या है सबसे पहला नियम। तो सबसे पहला नियम है सोच। सोच मतलब क्या, प्योरिटी। प्योरिटी कैसी होनी चाहिए, अपने विचारों में प्योरिटी होनी चाहिए। किसी के प्रति बैर नहीं, किसी के प्रति नेगेटिविटी नहीं, कोई भी घृणा, कोई भी नफरत, किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी ऐसा होना नहीं चाहिए। बस मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ वैसा ही सामने वाला है। इस प्योर भाव के साथ अपने मन को डिटॉक्स करते हुए सोच करना है, मन को प्योर रखना है। फिर संतोष, हर एक चीज के लिए संतोष होना चाहिए। जो भी आज मेरे पास है उसके लिए मुझे संतोष है, जो भी मेरे पास है वो बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है, तो इसी भाव में रहे, एक ग्रेटिट्यूड में भाव में रहे और कंटेंटमेंट हो। तो इसकी बात संतोष में की गई है। फिर तपस की बात है। तपस यानी सेल्फ डिसिप्लिन। तप, तप कैसे करना है, खुद को तपाना है, ऐसा मीनिंग हम अपने हिसाब से समझ रहे थे, पर यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन की बात तपस में की जाती है कि कैसे एवरीडे हम अपने आप को रूटीन लाइफ में कैसे पिरोते हैं, किस तरीके से हम अपना कार्य करते हैं, हमारे कार्य में क्या गुणवत्ता आनी चाहिए, कैसी क्वालिटी ऑफ वर्क हमारा होना चाहिए। ये सेल्फ डिसिप्लिन की बात यहाँ पे की गई है। और हर एक बात का शेड्यूल बनाते हुए हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मतलब ये तपस हमारी ध्यान की अवस्था में, क्या हम रेगुलर ध्यान कर रहे हैं, रेगुलर योग नियमों का पालन करते हुए कर रहे हैं, यहाँ पे इस वर्जन में दिया गया है। तो इसको हमें समझना है। फिर स्वाध्याय के बारे में बात है कि सेल्फ स्टडी हर एक साधक को करती रहनी चाहिए। तो सेल्फ स्टडी अगर साधक कर रहा है तो उसको बहुत ही बेनिफिट होगा। सेल्फ स्टडी का मतलब यहाँ पे चिंतन मनन से है फ्रेंड्स, की चिंतन किया, आज जो भी पढ़ा, आज जो भी समझा, आज जो भी योग के बारे में जाना,
तो क्या उसका मैंने चिंतन मनन किया, क्या उसको मैंने अपनी लाइफ में उतारने के लिए क्या कोई पॉजिटिव एक्शन लिया, तो उसके बारे में यहाँ पे स्वाध्याय में बात की गई है। सेल्फ स्टडी करना चाहिए फ्रेंड्स, उसके बारे में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। फिर लास्ट जो है ईश्वर प्राणिधान, मतलब ईश्वर पर सरेंडर भाव से न्योछावर कर देना है। तेरा तुझको अर्पण, जो भी आज मुझे मिला है वो तेरे माध्यम से ही मिला है, तो जो भी आगे भी तू देगा वो तू ही देने वाला है, तो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इस सारी चीजों को हमें समझते जाना है, तो ये सरेंडर का भाव रहेगा तो ईश्वर प्राणिधान तक हम पहुंच पाएंगे, कि पूरा सेक्रीफाइस के मोड पे ही रहना है हम। हर एक चीज जो आज हमें मिला है वो शायद कल ना हो, और आज जो हमारे पास सुख है वो भी नहीं हो सकता, आज हमारे पास दुख है वो भी नहीं हो सकता, तो कल की हमें कुछ भी कल का पता नहीं है। तो वही सरेंडर भाव में रहते हुए ईश्वर को समर्पित करते जाना है, और ईश्वर के ही अधीन रहना है। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि वो ईश्वर प्राणिधान में बताते हैं। तो ये हमने फ्रेंड्स समझ लिया, जिसके माध्यम से हमें पता चला कि मन की जो ये अवस्था है तो ये बहुत ही चेंज होती जाती है। हमने अगर यम से लेकर समाधि तक की अवस्था को प्राप्त कर लिए, यानी कि हम धारणा तक भी आ गए, धारणा एक संकल्प करके बैठे हुए, देश बंध चित्त से धारणा, तो एक जगह पर प्रॉपर हमने कंसंट्रेशन के साथ फ्रेंड्स हमने अपने आप को ढाल लिया योग में, तभी हमें समाधि तक की अवस्था प्राप्त हो सकती है। तो ये जो हमने लास्ट बुक भी करी, वहां पे परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि लव इज द लाइट दैट डिसॉल्व्स ऑल वॉल्स बिटवीन सोल्स, फैमिलीज एंड नेशंस। तो एक प्रकाश ही एक जो है वो ऐसी लाइट है जो सब कुछ डिसॉल्व कर देता है, हर एक सोल के बिटवीन का, दीवालों का, फैमिली का और नेशन का। तो मतलब प्यार हर जगह पर है, कोई भी बाउंड्रीज नहीं है लव की। तो ये परमहंस योगानंद जी द्वारा बताया गया है, जिसके बारे में भी हमने जिक्र किया। तो ये जो है पंचवृत्तियां महर्षि पतंजलि ने बताई है, कि हमारी जो मेंटल कंडीशन में प्रॉब्लम रहता है तब हमें क्या मिलता है। तो जो अविद्या होती है हमारी, उसके माध्यम से ही सब कुछ हमारा बिगड़ता है। तो ये पुरुष और प्रकृति की बात करते हुए वो बताते हैं कि पंचवृत्तियां क्या है, जो मेंटल फ्लक्चुएशन जो हर एक इंसान में होता है, तो वो कहाँ से होता है। तो ये पंचवृत्तियां है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा और स्मृति। तो ये बात करते हुए महर्षि पतंजलि सबसे पहला जो अपना योग का समाधि पाद से पहले बता रहे हैं, अथ योग अनुशासनम 1.1 जो पहला पाद है वहां पे समाधि पाद में वो बता रहे हैं कि योग का सबसे पहला मीनिंग क्या है। तो योग जो है एक अनुशासन है। तो यहाँ योग के अनुशासन के साथ वो दूसरा श्लोक बताते हैं कि योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हुए ही हमें योग को करना चाहिए। तो हम जिस स्टेज पर, जिस अवस्था पर पहुंचे हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में जानते हुए हमें योग करना चाहिए, तभी हमें योग का प्रॉपर पता चलेगा। क्योंकि चित्त की वृत्तियां इतनी सारी है, तो इतनी सारी वृत्तियों को अगर हमें धीरे धीरे हम उसको समझते जाए, पहले विटनेस बन के, कॉन्सियसनेस के साथ, कि ये जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसको मैं क्या करूँ तो इसका निरोध कर पाऊँ, इसका कंट्रोल भी कर पाऊँ और इसको कम भी कर पाऊँ। तो इसको समझते हुए अगर हम कर रहे हैं तो हमारे अंदर योग आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए उनके समाधि पाद के ये दो सूत्र है, जो महर्षि पतंजलि ने बताए कि समाधि पाद में क्या आता है। तो वो कंसंट्रेशन की बात करते हैं समाधि पाद में, साधन पाद में वो प्रैक्टिस की बात करते हैं, कि अगर आपने कंसंट्रेशन पहले कर लिया तो फिर आपका सीधा क्या आएगा, प्रैक्टिस आएगी। यहाँ पे थोड़े हम आसन कर सकते हैं, बिल्कुल महर्षि पतंजलि ने आसनों के बारे में नहीं बताया, वो सिर्फ आसन को क्या कहते हैं, स्थिरम सुखम आसनम। जिस स्थिति में आप स्थिर होकर सुख की अवस्था में बैठ पाए वही आपके लिए आसन है। तो आसनों में कोई सर्कस नहीं करना चाहिए, मन को शांत अवस्था में बैठकर ही आप आसन का आनंद ले सकते हैं, और उसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, हड़बड़ी में कोई भी आसन नहीं करने चाहिए, इससे आपको फायदे के बदले नुकसान ही होगा। फिर विभूति पाद में वो प्रोग्रेसिंग की बात करते हैं। प्रोग्रेसिंग कैसी फ्रेंड्स, की यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद क्या हुआ, आपका शरीर
फ्लेक्सिबल होता चला गया, तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप शरीर को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, तभी आपकी मन की अवस्था स्थिर होती जाएगी और आपके मन में जो भी वृत्तियां है उसका धीरे धीरे निरोध होता जाएगा, तब आपकी प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, अलग अलग तरीके की विभूतियां मिलेगी। ये 8 प्रकार की विभूतियों के बारे में भी महर्षि पतंजलि ने यहाँ पे बताया है कि अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकल्प्य, इसित्व, विषित्व, इस तरीके की 8 प्रकार की जो सिद्धियां है, तो विभूतियां है, उनके बारे में महर्षि पतंजलि यहाँ पे बता रहे हैं। और केवल ये पाद में वो लिबरेशन यानी कि फ्री होना, मुक्त होना, मोक्ष की प्राप्ति, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का दिन था महर्षि पतंजलि को याद करके, योग को याद करके, क्योंकि योग को बहुत सारे लोगों ने फैलाया है समाज में, और बहुत सारे लोगों ने योग के माध्यम से ही अपने जीवन में सुधार किया है। तो आज योग डे का ये जो दिन है, तो क्यों उनका नाम पतंजलि पड़ा, उनके बारे में जानकर आज का टॉपिक यहाँ पे हम एंड करेंगे फ्रेंड्स। कि उनकी जो माँ थी, तो उनको पुत्र चाहिए था, तो वो आदि देव शिव से प्रार्थना करती है कि मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हो, ऐसा करके। तो देव शिव उनको तथास्तु करके आशीर्वाद देते हैं, और उनको बताते हैं कि तथास्तु मतलब वो वहां से मुक्त होके विष्णु ने जो पुत्र को यहाँ पे छोड़ा अंजलि के लिए, ये इनकी माँ है। तो विष्णु जी ने शेषनाग के अवतार को नीचे पतन किया ऊपर से, जो हमने पिछली स्टोरी सुनी थी माइथोलॉजी की, जहाँ पे नारद मुनि विष्णु जी को बता रहे हैं। तो वहां से वो अपना एक शेषनाग नाग का जो एक बच्चा है, छोटा सा पुंज है, उसको ऊपर से पतन करते हैं, और उनकी माँ का नाम अंजलि था, तो उनकी हथेली में यहाँ पे वो बच्चा छोटा सा शेष शिशु आ जाता है, शेषनाग का बच्चा। तो यहीं से उनका नाम पड़ता है महर्षि पतंजलि। पतंजलि, पतन, ऊपर से पतन हुआ, और ये अंजलि उनकी माँ, तो उनके हाथों में आ गया, तो ये पतंजलि। इस तरीके से महर्षि पतंजलि की माइथोलॉजी में स्टोरी है। तो उन्होंने योग सूत्रा के बारे में बताया है, बहुत ही स्पिरिचुअल बुक्स का उन्होंने हमारे लिए विवरण छोड़ा है, और वो हेल्थ में बहुत ही बेनिफिशियल वे पे यूज हो रहे हैं। पतंजलि तंत्र का फिजिकल हेल्थ में यूज होता है, और महाभाष्यम करके उनकी जो कथा है, उनका सोशल हेल्थ में यूज होता है। तो ऐसा महर्षि पतंजलि ने बहुत सारा भाष्य लिखा है। तो बस फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी ऑफ योग बहुत बड़ा टॉपिक है, और उसमें सिर्फ हम थ्योरिटिकल पार्ट में न जाते हुए योग की एक्सरसाइज को कुछ एक समझेंगे, कुछ एक जानेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि योग मेंटल हेल्थ पर कैसे कार्य करता है। तो क्योंकि महर्षि पतंजलि ने सिर्फ और सिर्फ आसनों के बारे में यही बताया कि स्थिरम सुखम आसनम, तो हम ज्यादातर आसनों का महर्षि पतंजलि के डायरेक्शन में यूज नहीं करते। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि साइकोलॉजी ऑफ योग क्या है। तो यस फ्रेंड्स, ये मेरे द्वारा एक छोटी सी कोशिश रही कि आज के दिन को हम समझे कि योग साइकोलॉजी पर कैसे इफेक्ट करता है, हमारी मेंटल हेल्थ पर कैसे इफेक्ट करता है, क्योंकि पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसी पर योग कार्य करता है। आपने देखा होगा सभी जो आसन जो होते हैं, वो हमारे नर्वस सिस्टम पर कार्य करते हैं, हमारे ब्रेन पर कार्य करते हैं, और शांत हो गए और इस तरीके से हमने एंजॉय किया, तभी हम योग का पूर्ण फायदा उठा पाएंगे, और जो आसन की पूर्ण स्थिति है उसको भी एंजॉय करते जाएंगे, तभी उसका प्रॉपर बेनिफिट रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे सुनने के लिए, और आप सभी के इस सहकार के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दे रही हूँ।